हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको उसका पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। चलिए पार्ट सेकंड जो कि अम्बर्टो एको का इंटरव्यू है वो हम पढ़ेंगे। अम्बर्टो एको अपने बारे में कहते हैं, आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज़, जो कि संडे को नावल लिखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, ये जो लिखा हुआ इंटरव्यू है ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी इंटरव्यू अम्बर्टो एको का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। इसके इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक पत्रकार हैं। अम्बर्टो एको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इन इटली। अम्बर्टो एको जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इटली में एक प्रोफेसर हैं, हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, उन्होंने पहले से ही बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन बना रखी है एज ए स्कॉलर, एक स्कॉलर यानी एक विद्वान के रूप में, क्योंकि उन्होंने अब बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं सीमियोटिक्स के ऊपर। सीमियोटिक्स स्टडी ऑफ साइंस होती है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मेडिएवल एस्थेटिक्स के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े विचार, अपने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं, इसलिए वो पहले से ही लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हैं बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फ़िक्शन। इससे हमें मालूम पड़ता है कि अम्बर्टो एको जो है वो फ़िक्शन भी लिखते हैं, प्रोफेसर ऑफ सीमियोटिक्स होने के अलावा वो स्टोरीज़ भी लिखते हैं। लिटरेरी फ़िक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें अम्बर्टो एको लिखते हैं। हिज रिटन आउटपुट, ये उनका रिटन आउटपुट है, इज़ स्टैगरिंगली लार्ज, ये बहुत ही शानदार तरीके से बड़ा है, एंड वाइड रेंजिंग, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं। इन 1980 में ही अक्वायर्ड द इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies। 1980 में उनका एक नावल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज़, जिसने 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बेची, और जैसे ही ये प्रकाशित हुआ उसी समय वो इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन गए। तो मुकुंद उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। मुकुंद पूछते हैं, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और अकेडमिक डेविड लॉज ने एक बार रिमार्क किया था, एक बार टिप्पणी की थी कि आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज, कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है जैसा एको करता है। अम्बर्टो एको कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन वास्तव में आखिरकार आई एम कन्विंस्ड, मुझे ऐसा लगता है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ। मुकुंद पूछते हैं, विच इज़, कौन सी चीज़ है वह। अम्बर्टो एको सेस, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फ़िलोसॉफ़िकल इंटरेस्ट, मेरे कुछ फ़िलोसॉफ़िकल रुचियाँ हैं, एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं उन्हें अपने एकेडमिक वर्क से और मेरे नॉवेल्स से आगे बढ़ाता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि मेरी जो बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं वो भी नॉन वायलेंस के बारे में, अहिंसा और शांति के बारे में हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फ़िलोसॉफ़िकल इंटरेस्ट, यानी वही एथिकल, नैतिक और फ़िलोसॉफ़िकल इंटरेस्ट के बारे में ही मैं लिखता हूँ। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और तब मेरे पास में एक सीक्रेट है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आप यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह को अगर एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, सारे एटम्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट जो हुए हैं उनको ख़त्म कर दें, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो यूनिवर्स बिल्कुल मेरी मुट्ठी की तरह रह जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। सिमिलरली, उसी प्रकार से वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में भी बहुत खाली जगह हैं। आई कॉल दैम इंटरस्टिसेस, मैं उन्हें इंटरस्टिसेस कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे मान लो कि आप मेरी जगह पर आ रहे हैं, मेरे रहने की जगह पर आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर, आप एक एलिवेटर में, लिफ्ट में हैं, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरस्टिस, ये एक इंटरस्टिस है, एक एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और मैं इसी एम्प्टी स्पेस में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब आपका एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आया था, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैंने पहले से एक आर्टिकल लिख लिया है। ऐसा कहकर अम्बर्टो एको हंसने लग जाते हैं। मुकुंद कहते हैं, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स,
सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क, जो आपका स्कॉलरली वर्क है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पर जो आप लिखते हैं, हैज़ ए सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट वाली, प्लेफुल का मतलब लाइवली और पर्सनल का मतलब पर्सनल क्वालिटी उसके अंदर है। इट्स ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। मुकुंद यहाँ कहते हैं कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल वाले लोग लिखते हैं, जिसमें डीपर्सनलाइज यानी पर्सनलाइजेशन का कोई इशू नहीं होता, जहाँ पर्सनलाइजेशन कुछ भी नहीं होता है और काफ़ी ड्राई और बोरिंग होता है, आपने उस स्टाइल को छोड़कर और एक पर्सनल स्टाइल में और प्लेफुल स्टाइल में लिखा है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? क्या ये इनफॉर्मल अप्रोच जो है, इतनी गंभीर विषयों पर लिखने की जो इतनी इनफॉर्मल अप्रोच है, आपने खुद अडॉप्ट की है या फिर आपको ये नेचुरली आपके दिमाग में आई? अम्बर्टो एको कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन, यानी जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो जब मैंने पहला थीसिस इटली में जमा कराया था, वन ऑफ द प्रोफेसर्स सेड, तो जिन प्रोफेसर्स ने मेरा जो थीसिस था उसे चेक किया था, उन्होंने कहा था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, कि स्कॉलर्स जो विद्वान लोग होते हैं वो कई सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ाई करते हैं, फिर वो फॉल्स हाइपोथेसिस यानी फॉल्स कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं, फिर वो उनको करेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में वो थीसिस के अंदर अपना कंक्लूज़न लिखते हैं। लेकिन तुमने तो उसके उल्टे पूरी अपनी रिसर्च की कहानी ही इसमें लिख डाली, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि अपनी ट्रायल्स और एरर्स को भी इसमें लिख डाला, जबकि दूसरे लोग तो केवल कंक्लूज़न लिखते हैं, वो ट्रायल और एरर को नहीं दिखाते हैं। एट द सेम टाइम ही रिकग्नाइज आई वॉज राइट, लेकिन उसी समय उन प्रोफेसर साहब को लगा कि मैं बिल्कुल सही था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन, और उन्होंने मेरे डिसर्टेशन को एक बुक के रूप में पब्लिश किया, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, जिसका मतलब था कि उनको ये काफ़ी पसंद आया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, उसी समय 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड, मुझे ऐसा लगा, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि जितनी भी स्कॉलरली बुक्स जो होती हैं, जो गंभीर विषयों पर लिखी जाती हैं, उनको इसी प्रकार से लिखना चाहिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च की स्टोरी बताकर। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव आस्पेक्ट, इसीलिए मेरे जो एसेज मैं लिखता हूँ उसमें नैरेटिव आस्पेक्ट यानी मैं स्टोरी के रूप में, नरेशन के रूप में लिखता हूँ। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव सो लेट, और इसीलिए मुझे इतना समय लगा और मैंने जो नैरेटिव्स नॉवेल्स को इतना लेट लिखना शुरू किया, एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड, मुझे याद है कि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जिसका नाम है रोलैंड बार्थस, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वो एक एसेइस्ट था एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, और नॉवलिस्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, उसकी इच्छा थी कि एक दिन वो कुछ क्रिएटिव राइटिंग करे, बट ही डाइड, लेकिन वो तो मर गया बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा करने से पहले। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी फील नहीं हुआ। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने तो संयोगवश ही नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास में करने को कुछ नहीं था एक दिन, सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, नॉवेल्स शायद जो मेरे नरेशन का टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं। मुकुंद, नरेशन का टेस्ट का मतलब है स्टोरी राइटिंग का टेस्ट। मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, अगर आपके नॉवेल्स की बात करें, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोजेस, कि आप एक फेमस एकेडमिशियन से सीधे ही आप नेम ऑफ रोजेस के साथ में एक फेमस राइटर बन गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 ही नॉवल लिखे हैं, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, लेकिन जो नॉन फिक्शन के बड़े बड़े स्कॉलरली काम किए हैं वो तो आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, एटलीस्ट मोर देन 20, लगभग 20 के करीब किए हैं। लेकिन अम्बर्टो एको उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं, ऐसा कहते हुए कि मैंने 20 नहीं 40 किए हैं, और 40 मैंने नॉन फिक्शन के वर्क लिखे हैं और 5 मैंने फिक्शन के यानी नॉवेल्स लिखे हैं। मुकुंद कहते हैं, ओवर 40 लिखे हैं आपने। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सीमियोटिक्स, उसमें से तो सीमियोटिक्स के ऊपर एक बहुत ही शानदार आपने पीस भी किया है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एको, लेकिन जब मैं अम्बर्टो एको के बारे में कई लोगों से बात करता हूँ, दे विल से, तो वो कहते हैं, ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट, अरे वो तो नॉवलिस्ट है। डज दैट बॉदर यू, क्या ये बात आपको परेशान करती है कि लोग आपको नॉवलिस्ट बुलाते हैं? अम्बर्टो एको कहते हैं, यस बिल्कुल,
बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज़, जो कि केवल संडे को ही नावल लिखता है। इट्स नॉट ए जोक, ये कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट करता हूँ, नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, राइटर्स की किसी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का मेंबर मानता हूँ, किसी राइटिंग कम्युनिटी का मेंबर नहीं मानता हूँ। बट ओके, इफ़ दे हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, लेकिन ठीक है अगर उन अधिकतर लोगों ने नॉवेल्स ही पढ़े हैं। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, मुझे ऐसा लगता है कि नॉवेल्स लिख के आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, मैं काफ़ी बड़े ऑडियंस के ग्रुप तक पहुंचता हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सीमियोटिक्स, मैं सीमियोटिक्स के ऊपर चीज़ें लिखकर इतने 1 मिलियन रीडर्स या 1 मिलियन फॉलोअर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे पास में आपके लिए अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोजेज़ इज़ ए वेरी सीरियस नॉवल, कि नेम ऑफ द रोजेज़ तो बहुत सीरियस नॉवल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट आल्सो डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री, कि ये एक तरफ तो डिटेक्टिव सब्जेक्ट को डील करता है और दूसरी तरफ इसमें मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है और मेडिवल हिस्ट्री भी है। इतने गंभीर विषयों के साथ में ये डील करता है। येट इट एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसको बहुत सारे ऑडियंस ने एन्जॉय किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप पज़ल नहीं हुए, क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए कि ऐसा कैसे हो गया? अम्बर्टो एको कहते हैं नो जर्नलिस्ट वर पजल्ड, नहीं मैं पज़ल्ड नहीं था, जर्नलिस्ट पज़ल थे। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी पब्लिशर्स भी पज़ल हुए। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को ऐसा लगता है कि पीपल लाइक ट्रैश, कि लोगों को कचरा सामग्री ही पसंद आती है। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं लगते। कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, आप सोच के देखिए इस प्लानट के ऊपर 6 बिलियन पीपल हैं। द नेम ऑफ द रोज़ सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़, और नेम ऑफ द रोज़ ने केवल 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ बेची। सो इन ए वे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो मैं रीडर्स के केवल कुछ ही हिस्से तक पहुंच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन यही हैं वो रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस, जिन्हें ईजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, जिन्हें डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या ये हमेशा इस तरह के ईजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते हैं, कभी कभी उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी चाहिए होते हैं। आई माई सेल्फ, मुझे ही ले लो, एट 9 PM आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में 9 बजे वॉच टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखता हूँ एंड वांट टू सी, और मैं या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम जैसे डिटेक्टिव या फिर मनोरंजक शो देखना पसंद करता हूँ। आई एन्जॉय इट, मुझे अच्छा लगता है, एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन मैं पूरे दिन भर ये नहीं देख सकता। मुकुंद कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री दैट, तो क्या आपका ये भी मानना है कि नॉवल की सफलता का राज ये था कि इसका सब्जेक्ट मेडिएवल हिस्ट्री था? अम्बर्टो एको कहते हैं दैट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज़ लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं अधिकतर चाइनीज़ वाइज मैन की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने ये कहा था कि वाइल शी लव्ड माई बुक, कि उसे मेरी किताब बहुत अच्छी लगी। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़ इन ए कंट्री, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि एक ऐसे देश के अंदर हम बेचने जा रहे हैं जहाँ पर किसी ने कैथेड्रल यानी चर्च को या लैटिन भाषा को पढ़ा नहीं है, वहाँ पर इसकी 3000 कॉपीज़ भी नहीं बिकेंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, इसलिए मुझे केवल 3000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया था। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इट्स सोल्ड 2 और 3 मिलियन, इसने 2 या 3 मिलियन बुक्स यूएस में बेच दी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ ए मिस्ट्री, मुझे लगता है कि इस किताब की जो बुक है अभी भी एक रहस्य है। नबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने नेम ऑफ द रोज़ 10 ईयर्स अर्लियर या 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखी होती, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो इसकी सक्सेस इतनी बड़ी शायद ना होती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम, ये चीज़ उसी समय क्यों ऐसे सफल हुई, इससे मिस्ट्री, ये एक रहस्य की बात है। तो
तो ये आपके इंटरव्यू पार्ट 2 का यहीं समापन होता है। उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का हमारा नाम है DK इंग्लिश पाठशाला। धन्यवाद।